साथियों नमस्कार। अमन नम्र की बात YouTube चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, इस बार जो बात होगी ये थोड़ी अलग तरह की। इस बार किसी का इंटरव्यू नहीं कर रहे। पिछले 2-3 दिनों से एक खबर काफी वायरल है, काफी चर्चित है और ये काफी शॉकिंग भी है। लेकिन हमें शॉक से उबर कर कम से कम इस मुद्दे पे अपनी राय रखनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इस बार ये खबर है एक आदिवासी युवक पर एक सत्ताधारी दल के से जुड़े रहे नेता द्वारा पेशाब किया जाना, और इसका ये वीडियो वायरल हुआ तो देश भर में हंगामा हो गया। लोगों को लगा कि ये बहुत ही गलत हरकत है, गलत बात है और इसका काफी विरोध हुआ। इसी मुद्दे पर साथियों आज अपनी बात रखना चाहूंगा। क्या ये भारतीय राजनीति में मूत काल का प्रवेश है? सोचने वाली बात। हमने पढ़ा है साथियों कि काल 3 तरह के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन इन दिनों देश की राजनीति में एक नया काल चल रहा है और यह है राजनीति का मूत काल। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको याद होगा टीवी पर एक कार्यक्रम आया करता था, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। यह बिल्कुल उसी तरह का काल है, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। और सत्य यानी सच कठोर होता है, नंगा भी होता है, बिल्कुल उसी प्रवेश शुक्ला की तरह जिसने आदिवासी युवक दशमत के सिर पर अपनी पेशाब की धार बिल्कुल उसी तरह बहाई जैसे हम बचपन में बच्चे खेल खेल में अक्सर बहाया करते थे। लेकिन प्रवेश शुक्ला बच्चा नहीं है, वह दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का एक छोट भैया नेता है, या आप ये कह सकते हैं कि था। सीधी जिले के भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ल का प्रतिनिधि। साथियों, ऐसा माना जाता है कि विधानसभा क्षेत्रों में जो विधायक प्रतिनिधि होते हैं ये विधायक से भी ज्यादा जलवे वाले होते हैं। इनका जलवा विधायक से कई गुना ज्यादा होता है। और सीधी में तो इसके कई हम साक्षात उदाहरण पहले भी देख चुके हैं। करीब साल भर पहले ही एक और वीडियो वायरल हुआ था और गजब का संयोग है कि उसमें भी सच को इसी तरह नंगा दिखाया गया। तब सच दिखाने वाले पत्रकार थे और कनिष्क तिवारी सहित करीब 9 ऐसे नौजवान थे जिनको पुलिस वालों ने अंडरवियर में ही थाने में बंद कर दिया था। उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यह था कि इन्होंने सीधी में भाजपा विधायक के खिलाफ खबरें लिखी थी। हैरानी वाली बात तो यह है कि प्रवेश शुक्ला के मामले में जिस तरह उनके ही किसी साथी ने उनकी नंगी हरकतों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, ठीक उसी तरह किसी पुलिस वाले ने उस वक्त भी पत्रकारों की अधनंगी ड्रेस वाली फोटो खींचकर वायरल कर दी थी। यह एक तरह से उनका दुस्साहस ही था कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, यहाँ तो हमारा राज है, सरकार हमारे बाप की, पुलिस हमारे बाप की, प्रशासन हमारे बाप का, तो चलेगी भी हमारे बाप की। उस वक्त जब ये मामला सामने आया तो सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल के विधायक पुत्र गुरुदत्त शरण पर किसी फेसबुक आईडी से टिप्पणी करने का एक विवाद सामने आया था और विधायक जी के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ खबरें छपी थी जिससे माननीय नाराज हो गए थे। बहरहाल इससे कम से कम यह तो पता चल गया कि सीधी में नाम के अलावा कुछ भी सीधा नहीं है और इस बार तो यहाँ की राजनीति में भी मूत काल का प्रवेश हो गया है। अब जरा एक बार यह सोच कर देखते हैं कि जब प्रवेश शुक्ला आदिवासी युवक पर पेशाब कर रहा होगा तो उसकी क्या सोच रही होगी। शायद वह सामने बैठे व्यक्ति को उसकी औकात देने का सबसे प्रभावी तरीका माना गया हो। जैसे इन दिनों हम कई वायरल वीडियो में देख सकते हैं, कोई दबंग किसी दलित से थूक कर चाटने को कहता है, तो कहीं चप्पल पहनकर घर के सामने से गुजरने पर दबंग व्यक्ति की हड्डी तोड़ पिटाई कर देते हैं। वैसे एक वजह यह भी हो सकती है, जैसा आरोप लगाया गया है, जो कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने लगाया। ये प्रश्न मानसिकता का है, सोच का है, विचारधारा का है। ये वो विचारधारा है जिसने कभी भी भारतीय संविधान को स्वीकारा नहीं। इसके पीछे और भी कारण है। ये व्यक्ति
जिसने ये ऐसा कृत्य किया, ये और माननीय विधायक जी के पुत्र और एक और व्यक्ति जो कि ग्राम पंचायत के सरपंच है, तीनों मिलकर जो सोन नदी की घड़ियाल सेंचुरी है वहां से ये अवैध रेत खनन कर रहे थे। आज भी यदि उस व्यक्ति के घर के सामने आप देखिए तो दसों जो बड़े ट्रक होते हैं वो खड़े हुए हैं। इस व्यक्ति ने शिकायत की थी, पहले इनके साथ ये उनके सेवा में था, उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद ये उन्होंने कृत्य किया। तो इसके पीछे ये भी है कि इतनी अवैधानिक तरीके से रेत खनन हो रहा था, सरकार क्या कर रही थी? अब इसकी सच्चाई तो शायद जांच के बाद सामने आए। बहरहाल, सीधी में विधायक प्रतिनिधि रहे प्रवेश शुक्ला ने जिस तरह सत्ता के नशे में पेशाब की धार बहाई, वह कहीं न कहीं सत्ता की धार जैसी ही लग रही थी। निर्मम, संवेदनहीन, निरंकुश और दिशाहीन। और दूसरा आश्चर्यजनक किंतु सत्य का एक और उदाहरण मध्य प्रदेश की राजधानी के सीएम हाउस में देखने को मिला, जब सूबे के मुखिया ने मूत्र विसर्जन के शिकार आदिवासी को वीआईपी का दर्जा देते हुए न केवल शाल ओढ़ाकर सम्मान दिया, बल्कि उसके पैरों का पानी धोकर उसे सिर से भी लगाया और आदिवासियों से माफी भी मांगी। यहां भी पैरों पर गिरती नजर आई सत्ता की दूसरी धार। अब सवाल यह है कि क्या सीएम हाउस में बही सत्ता की धार सीधी में आदिवासी के सिर पर बहाई गई सत्ता के नशे की धार को काट पाएगी? क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी अपने एक साथी के साथ की गई इस अमानवीय हरकत को सीएम की मेजबानी की मेहरबानी से भुला पाएंगे? इसके लिए अभी काफी समय है, यानी 4-5 महीने का समय तो है ही, और जनता की याददाश्त तो वैसे भी काफी कमजोर होती है। लेकिन इसके लिए राजधानी से सीएम के हाथों से आदिवासी के पैरों में बही सत्ता की यह धार अब रुकनी नहीं चाहिए। यह हर जिले, हर तहसील और हर थाने तक बहनी चाहिए। प्रदेश के हर एक आदिवासी या दलित जिसके साथ किसी भी तरह का न्याय हुआ, उससे इसी तरह माफी मांगने की बाकायदा एक नीति बन जानी चाहिए। जब कलेक्टर हर दिन अपने सरकारी कार्यालय में सार्वजनिक तौर पर ऐसे 5-10 आदिवासियों, दलितों के पैर तक सत्ता की धार बहाकर उनसे माफी मांगेंगे और उन्हें न्याय दिलाने की शपथ लेंगे, हर तहसील में तहसीलदार और हर थाने में थानेदार जमीन पर बैठा हुआ मिलेगा। उनके सामने कुर्सी पर वह वंचित, उपेक्षित, पीड़ित आदिवासी या दलित बैठा हुआ दिखेगा तो सच में राम राज्य सा दृश्य होगा। और ऐसा जब लगातार कुछ दिनों तक होगा, तब कहीं सरकारी प्रशासन और बड़े अधिकारियों, पुलिस के आला अफसरों से लेकर सिपाहियों तक के अंदर घर बना चुकी झूठ, दंभ, अहंकार, अभिमान की भावनाएं तड़कना और दरकना शुरू होंगी। तब कहीं जाकर उनके अंदर यह सच एक छोटे से पौधे की तरह उगना शुरू होगा कि सबका मालिक मैं नहीं हूं, जनता ही जनार्दन है और असली मालिक जनता ही है। और ऐसा करना क्यों जरूरी है, जरा यह भी जान लीजिए। तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में आदिवासियों और दलितों के साथ हो रही हिंसा पर। राजनीतिक नहीं, तथ्यात्मक चर्चा। क्योंकि सीएम ने सीएम हाउस में आदिवासी के पैर धोकर एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। यह बताने की कोशिश की है कि सरकार, प्रशासन आदिवासियों और दलितों के साथ है, उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। तो क्या वास्तव में जमीनी हालत ऐसी ही है? आइए देखते हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पिछले साल एनसीआरबी ने देश में हो रहे अपराधों पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी। इसका एक विश्लेषण किया था एनसीएसपीए ने। ये क्या है? नेशनल कोलिशन फॉर स्ट्रेंथनिंग एससीज एंड एसटीज एक्ट, एनसीएसपीए। ये देश के 500 से ज्यादा दलित और आदिवासी संस्थाओं, समूहों और कार्यकर्ताओं का संगठन है। एनसीएसपीए का मानना है कि स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों और दिशा निर्देशों के बावजूद देश भर में दलितों और आदिवासियों समुदायों की पीड़ा सबसे ज्यादा खराब बनी हुई।
यह समुदाय न केवल इस अभिशाप यानी जाति व्यवस्था का शिकार है, बल्कि संस्थागत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करता है। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों की ही बात करें तो 2021 में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के खिलाफ अत्याचार में 6.4% यानी 6.4% की बढ़ोतरी हुई। इसमें मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे अव्वल रहा। यहाँ सबसे अधिक 29.8 यानी 29.8% मामले दर्ज हुए। कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान भी इस मामले में पीछे नहीं है, उसका नंबर दूसरा था, वहाँ 24% मामले दर्ज हुए और ओडिशा तीसरे नंबर पे आया जहां 7.6% मामले दर्ज हुए। इसी तरह 2021 में अगर हम दलितों की बात करें तो अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार या अपराध में 1.2% की वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार के सबसे अधिक 25.82% मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद राजस्थान का नंबर है 14.7% और उसके बाद मध्य प्रदेश 14.1% की यहाँ बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है कि केवल एक आदिवासी को सीएम हाउस बुलाकर उसके पैर धोने और माफी मांगने से ये पाप नहीं धुलेंगे। इस मूत काल के प्रकोप से पीछा छुड़ाने के लिए शायद महाकाल भी मदद न कर पाएं और दुनिया भर का भूत भविष्य बताने वाले प्रदेश के तमाम बाबा भी कितने ही अनुष्ठान यज्ञ सम्मेलन कर लें, यह दाग नहीं मिटा पाएंगे। शायद यह देश की राजनीति का दुर्भाग्य ही है कि उसे ऐसे समय में मूत काल से गुजरना पड़ रहा है जब पूरे देश में शौचालय और मूत्रालय बनाने का डंका गूंज रहा है। अगर सीधी में भी एक ऐसा ही मूत्रालय बन गया होता तो शायद 5% चांस है कि मूतकाल का अस्तित्व उसी में बह गया होता। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम दशमत के लिए तो जो भी बुरा हुआ उसके अच्छे के लिए हुआ। उसे सीएम हाउस जाने, सीएम के हाथों से अपना पैर धुलाने और उनके साथ खाना खाने का लाइफ टाइम अवार्ड मिल गया। कुछ लोग इसे सुदामा और कृष्ण के ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़ने में लगे, लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इसी महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण अपमान का एक ऐसा अतिरेक था जिसके नतीजे में कौरवों को अपना सब कुछ गंवाना पड़ गया। अब यह आदिवासी समाज पर है कि वह अपने अपमान को भुलाकर सरकार को माफ कर देगा या समय आने पर इसका सही जवाब देगा, या फिर सरकार कुछ ऐसे कड़े कदम उठाएगी जिससे दलित आदिवासी के साथ हो रहे अन्याय पर रोक लगेगी और ये सरकार के होने को असल में महसूस कर सकेंगे, यानी सरकार वास्तव में है, सरकार का अस्तित्व है। तो साथियों, ये थी आज की अमन नम्र की बात। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद। हम देखें